सो वंस अगेन सभी बच्चों आपका फिर से एक बार स्वागत है। और ये सीरीज तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपका नैया पार नहीं हो जाता सर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सभी चैप्टर का वन शॉट प्रोवाइड करेंगे और हमने अभी तक 3 वन शॉट प्रोवाइड कर चुका है। मतलब ये तीसरा है, सॉरी 2 को यूट्यूब पे डला चुका है। कौन कौन सा? आपका पहला वन शॉट है काइनेमेटिक्स चैप्टर का, जो बहुत बेहतरीन है, सच बताता हूँ। यदि अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हो तो आप लोग ज़रूर देखें उसे, और एक बार लास्ट तक, अंतिम तक उसको जाके देखें। यदि नहीं समझ आएगा कमेंट में लिखें कहाँ पे क्या समस्या आ रहा है, हम देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक ना। तो जिस तरह से हमने शुरुआत किया, पहला हमने चैप्टर बनाया, पहला चैप्टर क्या है? काइनेमेटिक्स। दूसरा चैप्टर आपका हो गया ग्रेविटेशन, और ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। और बच्चों ये जो चैप्टर आपके लिए नया नहीं है। बोलो सर कैसे? सर हमारे लिए तो नया चैप्टर नहीं। क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर के बारे में सुने हुए हो। न्यूटन के 3 नियम ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए हो। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे को तो याद होगा, लेकिन बहुत बच्चे भूल गए होंगे। इसलिए मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपके एग्ज़ाम लेवल तक ले जाके समाप्त करूंगा। मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे जो बेसिक फंडामेंटल जिसको बोलते हैं मूल, वो है बल, फोर्स। इस पूरे चैप्टर में आपके आसपास हमेशा फोर्स देखने को मिलेगा, बल हमेशा आपको दिखने को मिलेगा। तो पहला तो टर्म उठता है, पहला जो मेन चीज़ होता है इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए, होता है फोर्स। अब सवाल है फोर्स होता क्या है? हिंदी में से बल बोलते हैं। क्या रहा है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज मोशन, चेंज इन मोशन और डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी। कह रहा है बचवा कि फोर्स यानी कि बल, बल एक तरह का प्रयास है जो कि किसी वस्तु को, किसी पिंड को गति में लाने की कोशिश करता है, या फिर गति में ला देता है, या उसके आकार, शेप और साइज को चेंज करने का, उसको डिफॉर्म करने का प्रयास करता है। तो बेसिकली फोर्स एक एफर्ट है, प्रयास है, जो किस फॉर्म में होता है? फोर्स आपके पुश और पुल के फॉर्म में होता है। आप देखोगे बहुत बार, आप शॉप पे जाओगे, दुकान जाओगे, तो आप देखोगे कि लिखा होगा पुश द डोर, मतलब सिर्फ पुश लिखा होता है। पुश मतलब होता है धक्का देना, और पुल मतलब होता है अपनी ओर खींचना। तो जब भी आप कहीं शॉप पे जा रहे होते हो तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि आपको पुश करना है, धक्का देना है कि पुल करना है, लिखा हुआ रहता है। तो बेसिकली साधारण रूप से बल जो होता है वो एक तरह का प्रयास है हमारा। हम बल लगा रहे, जरूरी थोड़ी ना हम बल लगाएंगे तो कोई चीज़ गति में आ ही जाए। मान लो भारी भरकम चीज़ है और उसमें हम बल लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो गति में नहीं आएगा। हमारे बल से थोड़ी ना मोशन गति में आ जाएगा। भारी भरकम चीज़ है तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो है कि हम बल लगाएंगे तो वो मेरा एक एफर्ट है, मेरा प्रयास है, जिससे वो गति में आने की कोशिश ज़रूर करेगा, भले वो गति में आए या ना आए यहाँ पे, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। अब बात एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बचवा, आप एक बैलून ले लिए हो, गुब्बारा। आपने एक गुब्बारा ले लिया और उस गुब्बारे को एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। क्या होगा बताइए? अगर गुब्बारा पे फोर्स लगाइएगा दूसरे हाथ से तो गुब्बारा का शेप बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बताओ जी? इसका जो शेप होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह का मान लो हो गया। यहाँ पे फोर्स लगाए तो बल लगाने के कारण इसका साइज बिगड़ गया, शेप बिगड़ गया। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं कि बल लगाने से कोई भी चीज़ गति में आ जाएगा। या तो गति में आएगा या तो गति में आना चाहेगा, भले वो नहीं आ पाए। भारी भरकम चीज़ है, हमारा बल उतना कारगर नहीं है कि उसको गति में ला दे, बट कोशिश किया जाता है यहाँ पे। उसी प्रकार एक बैलून है, उस पर अगर तुम फोर्स लगाओगे
तो ऐसा तो नहीं ना कि बैलून उड़ के भाग गया, एक हाथ से पकड़े हैं, फोर्स लगाए, तो उसके अंदर क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे फोर्स ने क्या किया, बल ने क्या किया, उसका साइज शेप में चेंज ला दिया। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को कि फोर्स जो एक प्रयास है, एक एफर्ट है, ठीक ना। फोर्स को आप एक एफर्ट की तरह मान सकते हो, एक प्रयास की तरह मान सकते हो। चलिए, डेफिनेशन बहुत हुआ। अब बचवा दो तरह का फोर्स हमें पढ़ना होता है। एक होता है डिस्टेंस फोर्स, मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकना। एक होता है डिस्टेंस फोर्स, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के दो टाइप होते हैं, है ना। मैं इसको साधारण भाषा में बोलूँ तो बल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को ही फील्ड फोर्स बोला जाता है। इसी को हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। देखिए, यदि हम अगर एक दो उदाहरण ले तो आपका और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। सुनिएगा बात को। मान लीजिए ये पेन है, कोई बोलेगा पेन को उठा के यहाँ से यहाँ लिख जाओ, तो हम पेन को पकड़ेंगे और यहाँ से वहाँ ऐसे लेके चले गए पेन को ऊपर लेके। अब मान लीजिए कोई कहता है पेन को नीचे लाओ, हम सिर्फ इसको छोड़ देंगे तो पेन नीचे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक बात बताइए, पेन को छोड़ दिए तो पेन नीचे कैसे गया? बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बताइए, क्या गुरुत्वाकर्षण बल इसको पकड़ के खींचा है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल दूर से भी लगाया जा सकता है। उसके लिए दो वस्तु का कांटेक्ट में नहीं होने की जरूरत है। देखिए, दो तरह का फोर्स होता है। एक होता है कांटेक्ट। कांटेक्ट में क्या होता है, टच होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा इस पेन को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाना था, हम हवा में जादू नहीं कर सकते कि नहीं जादू किए पेन अपने आप ऊपर जाने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसा फोर्स जहाँ दो पिंडों का, बॉडी का कांटेक्ट हो, है ना, वैसे फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक ना। और दूसरा फोर्स होता है जो दूर से लगाया जा सकता है, जैसे चुंबकीय बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। दो चार्ज के बीच बल जो लगता है दूर से ही लग जाता है। और अगर उदाहरण बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दूर से ही लगता है। तो ऐसा बल जो जरूरी नहीं है कि उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दो चीज़ एक दूसरे से टच होना चाहिए, दूर से ही जो बल लग जाए उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इनर्शिया का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इस दुनिया में जो भी कुछ है इस दुनिया में, हर कोई चाहता है कि हम जैसा रहे वैसा ही बने रहे। कोई भी लोग बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग बींग्स हो। और इसी गुण को इनर्शिया कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि यदि कोई उसको बदलने की कोशिश करे तो वो नहीं होगा। जैसे मान लो एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर रखा हुआ है, वो मोशन में नहीं आएगा, गति में नहीं आएगा। वो चाहेगा कि हम रुके रहें। और यदि तुम उसमें फोर्स लगाने जाओगे तो थोड़ा बहुत अपोजिशन देखने को मिलेगा। और इनर्शिया एक ऐसा गुण है, यहाँ लिखा हुआ है, द टर्म इनर्शिया मीन रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है कि इनर्शिया मतलब होता है कि अवस्था में अगर आप कोई चेंज लाना चाह रहे हो, किसी के अवस्था, किसी का कोई स्टेट है, कोई चीज़ रुका हुआ है और आप चाहते हो उसके में परिवर्तन लाए, तो इनर्शिया उसको रोकता है। जैसे इसका मैं एक दो और उदाहरण बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लीजिए एक बस में आप खड़े हैं और बस चल रहा है और ड्राइवर मार देता है ब्रेक, तो आपका जो शरीर था बस में खड़ा हुआ था, बस में खड़ा था शरीर, तो बस चल रहा था, तो आपका शरीर भी बस के साथ आगे जा रहा था। बट जब ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है तो आपका शरीर जो था वो तो मोशन में ही था, लेकिन ड्राइवर ने मारा अचानक ब्रेक और बस अचानक से रुक गया।
बट आपके शरीर में क्या था गुण, आपका शरीर तो कांस्टेंट गति से, एक सामान्य गति से आगे की ओर बढ़ रहा था। बट जैसे बस रुका तो शरीर तो रुका नहीं, तो शरीर कहाँ गिरता है, आगे की ओर झुक जाता है। तुम देखोगे ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, और ये क्यों होता है, ये इनर्शिया के कारण होता है। देखो अगर बस चल रहा होता है तो आप भी चल रहे होते हो, लेकिन जैसे बस अचानक से रुकता है तो आपको रुकने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिस कारणवश आप आगे की ओर मतलब झुक जाते हो, गिर जाते हो। और यही चीज़ ट्रेन में भी होता है। मतलब बच्चा देखा जाए इस ब्रह्मांड में हर जगह इनर्शिया का प्रॉपर्टीज देखा जाता है। इनर्शिया कहने का अर्थात एक ऐसा गुण जो कि अवस्था में परिवर्तन होने से रोकने की कोशिश करे। मतलब कहने का कि यदि कोई चीज़ रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा, ऐसा ही होता है। ठीक ना। अब आइए, हालांकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया दिया, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, काहे ना मतलब है हम बताते, रीजन बताते। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब, देखिए यहाँ वर्ड पे गौर करिएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हिंदी में लिखा है आराम की जड़ता। इनर्शिया को शायद जड़ता बोलते हैं, इसलिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इसका कहने का अर्थात यह है कि यदि कोई चीज़ रुका है तो रुका हुआ रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, आराम से हिंदी में समझा दे रहे हैं, इसको एग्जाम में नहीं आएगा बट हम समझा दे रहे हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, यदि कोई चीज़ एक सामान्य गति से आगे जा रहा है तो वह चाहेगा कि हम एक समान गति से ही आगे की ओर बढ़ते रहें, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। उसी तरह है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। मतलब यदि कोई वस्तु एक दिशा में जा रहा है तो वो चाहेगा हम एक दिशा में जाते रहे। तो ये तीन सब बात है, और कुछ इसमें खास नहीं है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मोमेंटम, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सच बताऊं तो। देखिए मोमेंटम क्या होता है, तो डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेज बाय ए मूविंग बॉडी। यहाँ पे पढ़ दीजिए, किसी पिंड का संवेग किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा है। मतलब कहने का अर्थात यह है कि मोमेंटम जो है गति का मात्रा को दर्शाता है। यदि किसी चीज़ में ज़्यादा मोमेंटम है, इसका कहने का अर्थात यह होता है यदि किसी चीज़ में ज़्यादा मोमेंटम है तो उसके अंदर गति का मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम का काम है कि गति का मात्रा को दर्शाना। या लिखा हुआ है किसी पिंड का संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम होता है, किसी गतिमान पिंड मतलब किसी मोशन वाले बॉडी का गति का मात्रा है ना। मतलब मोमेंटम कहने का अर्थात अगर आप में ज़्यादा मोमेंटम है, ज़्यादा तेज भाग रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर गति का मात्रा मोमेंटम संवेग ज़्यादा है। अब देखिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा। मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब सीजीएस में क्या लिखोगे, वही बात है, सीजीएस का कौन रटता है, सीजीएस में कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका होगा सीजीएस, ठीक ना। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ये सीजीएस होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन का। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एमएल, टाइपिस्ट का मिस्टेक है यहाँ फिर से। मोमेंटम का डायमेंशन होता है ML_T-1, ये होता है डायमेंशन, ML_T-1, ये मिस्टेक है, टाइपिंग में गलती हो गया। ML_T-1 ये मोमेंटम संवेग का डायमेंशन होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसको आयामी सूत्र बोलते हैं हिंदी में, डायमेंशन को, डायमेंशन फॉर्मूला को आयामी सूत्र बोलते हैं, और उसका होता है ML_T-1। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट
न्यूटन्स के नियम को सीखेंगे। बताइए न्यूटन के कितने लॉज हैं? 3। कौन कौन सा लॉज? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तो शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट लॉ के साथ। न्यूटन का पहला नियम है क्या? चलिए पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं हम भी क्या है। कह रहा है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by the some external force to change its state। देखिए जाहिर सी बात है, इंग्लिश में पढ़ने के बाद 100 में से 5-6 लोग को समझ आता है, क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी ज़्यादा सूट करता है। तो इतना पढ़े तो शायद नहीं समझ आया होगा, लेकिन हम बताते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हर वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहता है, वही इनर्शिया वाला लॉजिक। एवरी बॉडी इज कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कहने का अर्थात यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और यदि कोई वस्तु गति में है, मोशन में है, तो वो चाहेगा मोशन में बने रहे तब तक जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब ये पेन है और ये पेन मेरे हाथ पे है, पेन रुका हुआ है तो ये पेन रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक कोई आके इसको धक्का मार के गिरा ना दे, तब तक ये पेन रुका हुआ ही रहेगा। और इसी गुण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी इसी को बोलते हैं। बट इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक अंतर है। क्या? देखो इनर्शिया मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वस्तु के अंदर गुण होता है अपने आप अवस्था को बचाए रखने का। रुका है तो रुका रहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोला जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में कुछ बातें और एक्स्ट्रा बोली जाते हैं। कौन कौन से बातें याद रखिएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहना है यदि कोई चीज़ रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा, तब तक जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक ये करना चाहेगा। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है वस्तु। देखिए प्रत्येक वस्तु अपनी विश्राम अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे किसी बाहरी बल द्वारा अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाए या फिर प्रेरित नहीं किया जाए। वही बात हिंदी में लिखा है। आइए आगे चलते हैं। तो न्यूटन पहला नियम बड़ा आसान है, इसमें कोई मैथ उत नहीं है, बस थ्योरी है, उसको आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड नियम का। न्यूटन का सेकेंड नियम का कहना है, न्यूटन का जो सेकेंड नियम है गति का है, सब तो पता है न्यूटन के जितने भी नियम हैं जो दिए गए इस चैप्टर में सब गति के ऊपर ही है। देखिए न्यूटन का सेकेंड नियम क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार, सब लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body। इतने पढ़िए। आगे और लिखा है the change take place in the direction of applied force। बोलो सर नहीं समझ आया है, हम बताते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो? नहीं समझ आया, हम है ना आपके लिए। देखिए इसका कहने का अर्थात यह है, आप चाहे हिंदी में भी पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलो हिंदी में भी पढ़ देते हैं। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बाहरी बल के सीधे अनुपातिक होती है और परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। मुझे उम्मीद है हिंदी पढ़ के बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी जो नहीं समझे उसके लिए हम बताते हैं। देखिए इसका कहने का अर्थात यह है कि यदि किसी वस्तु में मोमेंटम में परिवर्तन होता है, या फिर उसको आप संवेग भी बोल सकते हो, संवेग में परिवर्तन होता है, मोमेंटम में परिवर्तन होता है यदि किसी वस्तु के अंदर, तो वो जो परिवर्तन का जो दर होता है, दर रेट जिसको रेट बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन का दर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, है ना। मतलब जितना ज़्यादा बल लगाओगे उतना ही किसी वस्तु का मोमेंटम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। यही बात न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और अगर इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊं, चलो इक्वेशन लिख के समझा देता हूं। देखिए इसका कहना है कि फोर्स जो बाहरी बल है उसको हम F लिखते हैं,
और मोमेंटम का चेंज को लिखेंगे mb माइनस mu बाई टी। देखिए mb जो होता है अंतिम संवेग होता है, मतलब फाइनल मोमेंटम। mu जो होता है इनिशियल संवेग, मतलब शुरुआती मोमेंटम, ठीक ना, शुरुआती संवेग। तो न्यूटन का ये कहना है सेकेंड नियम का कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। उसको हम लिखेंगे इस तरह से, डेल पी बटा डेल टी। यही कहना है। बोलोगे सर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट का मान भी 1 ही होता है। तो अगर तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे फिर भी यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी ए होगा। यहाँ मान लो कांस्टेंट 1 आ गया, तो 1 का तो कोई मान नहीं, 1 को तो ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि न्यूटन का जो सेकेंड नियम है, दूसरा नियम है, उसका ये कहना है कि जो बल होता है वो संवेग के अंदर परिवर्तन के दर के बराबर होता है ना। जो बाहरी बल होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा पानी पिएंगे, बहुत देर से बोल रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, चलिए इसको करेंगे। देखिए हम लोग का एक गंदा आदत होता है, क्या, जो चैप्टर हम लोग 1-2 बार पढ़े होते हैं उसको तो हम बड़ा इंटरेस्ट से समझते हैं, और जो चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं उसको थोड़ा सा भाव भी नहीं देते। तो मेरा कहने का अर्थात यह है, यदि आप ये चैप्टर पहली बार अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप घबराइए मत, इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ सीखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। अंत तक देखिए और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, अपना कॉपी में एक नोट्स बनाइए अच्छा सा, ठीक है ना, मज़ा आएगा। बात रहा सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए, तो हम आपके लिए जहाँ तक है कुछ सरप्राइज़ है जो आपको 6 तारीख के बाद देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो बने रहिए, हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आपका सहयोग चाहिए। आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसी से तो ऊर्जा मिलता है बच्चा, मेरे को इसी से ऊर्जा मिलता है। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे बल दिया है, फोर्स वेक्टर दिया है, कितना दिया है बच्चा, 6i कैप माइनस 8j कैप और माइनस 10k कैप। ये हमको बल दिया है, फोर्स दिया है न्यूटन। और एक्सेलरेशन का मान दे दिया, कितना दे दिया, देखिए स्क्रीन पे, √2 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला जा रहा है बताइए द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा। बोलोगे सर कैसे बनाएंगे सर, बउआ अभी तुरंत तुम न्यूटन का सेकंड नियम पढ़े हो, उसमें तुमको बताया गया है, क्या बताया गया है, चलो आओ तो देखें। बताया गया है फोर्स बराबर mb माइनस mu बटा टी, और इसी को सॉल्व करोगे ना तो दोनों में m कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m कॉमन b माइनस यू बाई टी, और बचवा b माइनस यू को हम लोग b माइनस यू बाई टू की टी के जगह पर एक्सेलरेशन आता है, तो हमको आ जाएगा फोर्स बराबर m फॉर मास और इसके जगह पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी न्यूटन का सेकेंड नियम का एक इक्वेशन बन के आता है, फोर्स बराबर m है, इसको याद रखना। और यही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे। हमको बोला जा रहा है फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास बताने कह रहा है, तो हम बोलेंगे मास बराबर हम लोग पढ़े हैं देखो हम क्या पढ़े एक बात बताओ, ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे हम पढ़े हैं फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, और हमें द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो हम मास को कैसे निकालेंगे, लिखेंगे मास बराबर एक्सेलरेशन को उधर भेज देंगे, त्वरण को उधर भेज देंगे, तो मास बराबर आ जाएगा फोर्स बटा एक्सेलरेशन। ये हमें क्या आ गया, मास।
मास बराबर फोर्स बटा एक्सेलरेशन, ये हमको आ जाएगा मास का मान, द्रव्यमान का मान। अब देखिए यहां पे जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना होता है, उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए होता है। सवाल है सर वैल्यू कैसे आएगा, तो तुम लोग को नहीं सिखाए हैं पहला लेक्चर काइनेमेटिक्स का 1 शॉट में हम वैल्यू निकालना सिखाए तुम लोग को। कैसे निकलता है सर, आई के अंदर जो है उसका स्क्वायर, जे के अंदर जो है उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, के के अंदर जो है उसका स्क्वायर करिएगा तो फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी प्लस करेंगे ना, देखिए 36 प्लस 64 और 10 का स्क्वायर 100, इसको कीजिएगा तो 100 और 100 200 हो जाएगा। और बउआ 200 को तुम चाहेगा ऐसे लिख सकता है 2 गुना 100, इसमें से क्या निकलेगा 10 निकलेगा और √2 अंदर हो जाएगा। ये तुमको फोर्स का मान आ गया। ई फॉर्मूला लगाने के लिए हमें फोर्स का मान चाहिए होता है, वेक्टर वेक्टर नहीं चाहिए होता है। अब आइए फॉर्मूला लगाइए और जवाब लगाइए, जवाब दीजिए, बताइए कैसे बनेगा। मास बराबर फोर्स, बल का मान क्या है 10√2 और एक्सेलरेशन का मान क्या हुआ, देखो दिया है ना, कितना दिया है √2, √2 गए हो तो मास द्रव्यमान का मान 10 kg आ गए हो, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का। बोलो सर क्या होता है, हिंदी में लिखा हुआ इसको परिणामी बल बोलते हैं। देखो अब हम समझाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स मतलब होता है सभी बलों का जोड़, सभी बलों का जोड़ को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। अब देखिए ये एक बक्सा है, कुछ भी है, इसके ऊपर F1 बल लग रहा है, इधर नीचे F2, इधर F3, इधर F4। यदि कोई आपसे बोलेगा कि आप रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, तो रिजल्टेंट कहने का मतलब होता है सबका जोड़। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, बुआ यहाँ वेक्टर देना भूल गया टाइपिस्ट, हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, रुको एक मिनट बुआ, हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स बराबर F वेक्टर, ऊपर वेक्टर साइन देंगे, बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। तो यहाँ 4 वेक्टर है, कैसे बुआ, देखो अच्छे समझना, 4 वेक्टर है, एक ऊपर एक नीचे एक इधर एक इधर, तो टोटल फोर्स जो आएगा चारों का जोड़ आएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी एक शब्द सुनिएगा रिजल्टेंट फोर्स तो समझ जाइएगा आपसे बोला जा रहा है सभी फोर्सों का समूह का जोड़ बताओ, टोटल फोर्स का वैल्यू बताओ जोड़ के। आइए आगे चलते हैं, देखिए अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को हिंदी में संतुलित फोर्स बोला जाता है, और इसके लिए एक और शब्द आता है बुआ मार्केट में जो कि यूज किया जाता है। बैलेंस फोर्स की जगह एक और शब्द यूज किया जाता है जो हम लिख दे रहे हैं, और वो शब्द है इक्विलिब्रियम। क्या शब्द है सर, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब भी संतुलित ही होता है। देखिए सवाल ये उठता है कि सर बैलेंस फोर्स क्या होता है। यदि किसी वस्तु पे एक नहीं, एक से ज़्यादा ही लगेगा, यदि किसी वस्तु पे 2 या 2 से अधिक फोर्स लगे, बल लगे, यदि किसी वस्तु पे 2 और 2 से अधिक बल लगे और टोटल बल का जोड़, टोटल बल को जोड़ने पे टोटल बल का जोड़ 0 आए, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स, संतुलित फोर्स। फिर से सुनाता हूं, यदि किसी वस्तु पे 2 या 2 से ज़्यादा बल लगे और
टोटल बलों का सम का मान, जोड़ का मान 0 आ जाए, तो ऐसे केस में इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। आप बोलोगे सर ई फोर्स को पढ़ने से क्या फायदा होता है सर? तो चलिए हम फायदा भी बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे एक रोड है और उस पर तुम्हारा BMW गाड़ी है। ये रोड पे मान लो कि तुम्हारा BMW गाड़ी है, कुछ भी हो, मर्सिडीज जो लेना है ले लो, और वो एक समान गति से आगे की ओर जा रहा है। मान लीजिए ऊपर की ओर गाड़ी पे जो फोर्स लग रहा है वो L लग रहा है, और गाड़ी पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है। अब बचवा जो N फोर्स लग रहा है ऊपर, जो mg फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों फोर्स का अगर जोड़ेंगे ना 0 आएगा, क्योंकि एक बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स मतलब होता है संतुलित फोर्स, और बैलेंस फोर्स में यदि हम दो फोर्स को जोड़ेंगे तो बल का मान 0 होगा। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बोलेगा कि सर बैलेंस फोर्स है, संतुलित फोर्स है, हिंदी में लिखेगा तो समझ जाइएगा कि उस पर लगने वाला हर एक बल का मान 0 है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये एक बक्सा है, इसको हम रस्सी बांध के लटका दिए। तो ये रस्सी क्या करेगा, इधर बल लगाएगा, मान लो F1 लगाएगा टेंशन, बट हम उसको F1 मान लेते हैं। समझिएगा बात को, रस्सी जो बल लगाता है उसको हम टेंशन बोलते हैं, बट यहाँ पे हम F1 मान लिए। इधर लग रहा है F2, नीचे लग रहा है mg, और आपको बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। आपको ऐसा बोलेगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम में है। जब भी इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि दिया गया चित्र, दिया गया चीज इक्विलिब्रियम में है, तब आप समझ जाना बच्चा कि उस पे लगने वाला सभी बल बैलेंस्ड है। कभी भी याद रखना, यदि कोई वस्तु रुका हो और वो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम कहने का अर्थात कि उसमें कोई मोशन ना हो, रुका हो, उस पे लगने वाला सभी बल संतुलित हो, इसका मतलब उस पे लगने वाला सभी बलों का जोड़ क्या होगा, अभी पढ़ा है ना। जब भी संतुलित का बात उठे, मान लो नीचे जो फोर्स लग रहा है उसको हम W लिख देते हैं, mg नहीं लिखते हैं, W लिख देते हैं, W वेक्टर बराबर mg, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, नीचे फोर्स लग रहा है W, तो तीनों फोर्स का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला 0 ये होगा? काहे को यहाँ पे बात हो रहा है इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम में जो बल होता है सभी बलों का जोड़ 0 होता है। और यदि आपको ऐसा भी बोल दे बैलेंस फोर्स लग रहा है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस W बराबर 0। चलिए आगे चलते हैं। इसका कहने का अर्थात क्या, आप जो बात बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाइए, रुकिए, एक दो बात और हम बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, एक मिनट रुकिएगा, आइए ध्यान दीजिए मेरी बातों। देखिए, यदि कोई वस्तु रुका हुआ जैसे पेन, और इस पे लगने वाला हर एक बल संतुलित हो, मतलब हर एक बल का जो जोड़ हो संतुलित हो, तो ये वस्तु रुका हुआ ही रहेगा। और दूसरा, यदि कोई वस्तु एक समान गति से आगे की ओर जा रहा है, तो समझ जाना
यदि कोई वस्तु v गति से, v गति या वेग भी बोल सकते हो, v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है और वेलोसिटी का मान एक समान है, कांस्टेंट है, इसका मतलब बच्चा समझ जाना कि उसके ऊपर लगने वाला बल जो है कैसा है, बैलेंस्ड है। मतलब इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। क्योंकि सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा, कि अगर किसी वस्तु पे, पिंड पे बैलेंस फोर्स लगता है तो उसका गति में परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे ये चीज़, ये गाड़ी सामान्य गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स संतुलित है। अगर मान लो फोर्स असंतुलित होता, अनबैलेंस होता, तो इसका स्पीड बदल जाता, वेलोसिटी बदल जाता, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा बैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स 0 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। इसमें क्या होता है, इसमें हम सब बल को जोड़ेंगे तो टोटल बल का मान 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। यदि मान लो मेरे ऊपर ही 10 को फोर्स लग रहा है, 10 को बल लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि अगर हम सभी बल को जोड़ दें, मान लो हमारे ऊपर 4 को बल लग रहा है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर 4 को बल लग रहा है, एक लग रहा है F1, इधर से कोई लगा रहा है F2, इधर से लगा रहा है F3 और इधर से कोई बल लगा रहा है F4। तो जब बात हो अनबैलेंस फोर्स का, असंतुलित बल का, तो टोटल फोर्स 0 नहीं होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब असंतुलित बल का कुछ न कुछ तो मान होता है। और यदि कोई वस्तु पे असंतुलित बल लगे तो रुका हुआ नहीं रह सकता है और ना ही एक समान गति से जा सकता है ना। जब उस पर सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल लगे तो उसके गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक ना, याद रखिएगा असंतुलित बल मतलब यदि नेट फोर्स मतलब टोटल जब शरीर पे शुद्ध बल शून्य के बराबर नहीं होता। हालांकि गूगल ट्रांसलेट हमेशा कुछ ना कुछ हिंदी को उल्टा पुल्टा लिख देता है। यहाँ देखिए कह रहा व्हेन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0, कह रहा जब सभी बलों का जोड़ करते हैं, है ना, सभी बल को जोड़ेंगे और अगर बल का मान 0 नहीं आया तो अनबैलेंस फोर्स होगा। बस इतना ही है। अब हम बात करेंगे इम्पल्स का, आवेग। इससे पहले मोमेंटम पढ़े, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, संवेग। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स, इम्पल्स को बोला जाता है आवेग। बोलोगे सर इस आप एक काम कीजिए ना, एक दो को एग्जाम्पल बताइए, हमको अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो अजीब लग रहा है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, पानी उनी पियो, फिर से लगा लो ईयरफोन, क्या दिक्कत है। कुछ कुछ चीज़ लगेगा, आप जो चीज़ 20-25 दिन में होता है उसको आप एक दिन में पढ़ोगे तो आप तो टाइम बचा रहे हो, लेकिन आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ जाएगा। ठीक ना, चलिए बात करते हैं इम्पल्स आवेग का। इसका कहने का मतलब क्या है, पढ़िए। जब कोई बड़ा बल किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उस छोटे समय अवधि के लिए कुल बल के औसत और समय अवधि के उत्पाद को ही आवेग कहा जाता है। मतलब बच्चा आपसे कहा जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं दोनों। देखो हम नहीं चाहते हिंदी वाला बच्चा दुख हो, हम नहीं चाहते इंग्लिश वाला बच्चा दुख हो, दोनों में पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए हम सब चीज़ करने के लिए रेडी हैं। देखिए कहा जा रहा है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम then the product of average of total force for that small time period and the time period itself is called impulse। अब अगर हम इसका एक उदाहरण बताएं, हम समझाएंगे, टेंशन ना लो, समझाएंगे। क्रिकेट खेलते हो तो बैट्समैन क्या करता है, बैट लेता है, कस के फोर्स लगाता है,
बॉल पे, और जब बॉल टकराता है ना, बहुत थोड़ी देर के लिए टकराता है, नहीं बॉल 1-2 सेकंड तक रुकले रह जाता है, यहाँ थोड़े ना, बॉल बहुत कम समय तक बैट से टकराता है, और बैट्समैन जब छक्का मारता है तो बैट को कस के हाँकता है, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है बट थोड़ी समय के लिए लग रहा है। इसी अगर हम फोर्स और टाइम को गुना कर देंगे, इसी को इम्पल्स बोला जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, इम्पल्स जो होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है, मतलब जो फोर्स लग रहा होता है उसी को अगर समय से मल्टीप्लाई कर दे तो वही इम्पल्स होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, मतलब कि इम्पल्स का डेफिनेशन क्या हो गया सर, हम बताते हैं आपको। इम्पल्स का डेफिनेशन हो गया I बराबर एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ये होता है। अब देखिए, न्यूटन के सेकंड नियम में आप फोर्स का मान पढ़े हो, बोलो सर कहाँ पढ़े, हम बताते हैं ना। आप क्या पढ़े, फोर्स बराबर mv माइनस mu बट्टा टी। तो यदि अगर हम फोर्स के जगह इसका मान रख दें, F का मान यहाँ डाल दे, क्या होगा जरा सोचिए तो। I बराबर फोर्स का मान डाल दे mv माइनस mu बटा टी इंटू टी, टी कट गया तो इम्पल्स बराबर क्या हो गया, mv माइनस mu। mv आपका हो जाता है फाइनल मोमेंटम, अंतिम संवेग मोमेंटम बोलते हैं ना, माइनस pi शुरुआती संवेग। तो इम्पल्स बराबर होता है आवेग बराबर, आवेग बोलते हैं ना इम्पल्स को, देख लो हिंदी भी मैं सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आवेग बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस शुरुआती संवेग, मतलब इंग्लिश में बोले तो इम्पल्स बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और यदि आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इम्पल्स कहने का अर्थात यह है कि जब भी कोई बड़ा फोर्स थोड़ा सा समय के लिए किसी वस्तु के टच में आता है तो फोर्स और समय का जो गुना होता है, बल और समय का गुना, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए वही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, और उसी को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस शुरुआती संवेग, ऐसे, ठीक है ना। वही फॉर्मूला सब लिखा हुआ है, वही सब चीज़ है। अब देखिए, इम्पल्स का डायमेंशन जो मोमेंटम होता है उसके डायमेंशन के जैसा ही होता है ना। मतलब जो आयाम होता है इम्पल्स का होता है ml/t-1, और मोमेंटम का भी यही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। आवेग और संवेग दोनों का डायमेंशन एक जैसा होता है। और यूनिट का बात करें तो जो मोमेंटम का यूनिट है वही इसका भी यूनिट होता है, सेम है, मतलब मोमेंटम से मिलता जुलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, इसका कहना यह है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और द म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू कॉन्ट्रेरी पार्ट। कहने को तो समझ नहीं आया होगा, जिसको मैंने हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन हम सबसे साधारण भाषा में न्यूटन का तीसरा नियम को समझाते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है, यदि आप कोई एक्शन लीजिएगा तो उसका आपको रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। एक्शन मतलब यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसका एक विपरीत, है ना, इफेक्ट, प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हर एक एक्शन का एक बराबर रिएक्शन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है और दोनों एक दूसरे के दूसरे वस्तु पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम समझाते हैं। मान लीजिए, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए बड़ा सा एक बक्सा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और इस बक्से को धक्का दे रहा है, और
मान लीजिए आदमी धक्का दे रहा है F1 बल से, तो ये आदमी इस बक्से पे F1 बल लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है। तो जो F1 फोर्स है, बल है, वो आपका हो गया एक्शन। सर जी आपको नहीं पता, जो बक्सा है ना, तुम बक्सा को धक्का दे रहे हो, तुमको नहीं पता कि बक्सा भी, जो बक्सा है ना, ये भी आदमी को धक्का दे रहा है F2 बल से। याद रखिएगा, मतलब आदमी बक्सा को धक्का दे रहा है F1 बल से इस ओर, इस दिशा की ओर, और ये बक्सा आदमी को धक्का दे रहा है F2 बल से उसके विपरीत दिशा में। तो F1 इस दिशा में और F2 इस दिशा में, मतलब F1 आपका हो गया एक्शन, और ये जो F2 है ना, ये आपका हो गया रिएक्शन। कहने का मतलब कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। एक्शन इधर है तो रिएक्शन इधर होगा, पहला बात। दूसरा बात, एक्शन और रिएक्शन का जो मान होता है वो बराबर होता है। मतलब यदि तुम 10 न्यूटन के बल से इस डब्बा को, इस बक्सा को धक्का दोगे, तो ये बक्सा भी तुमको 10 न्यूटन के बल से ही तुम्हारे हाथ पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक ना। यही न्यूटन का तीसरा नियम है सर, और वही नियम को बढ़ा चढ़ा के लोग लिखा हुआ है। चलिए, वही इसका डेफिनेशन है, ठीक ना। हमने इसको और अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या होता है उसका हम बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा पानी पी ले, है ना, थक गए बोलते बोलते। देखिए, सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है। देखिए, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन देखने को ना मिले, उसी को बोलते हैं संरक्षित। किसी भी चीज़ को संरक्षित करना होता है, बचाना होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब होता है बचा के रखना, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कहना है, क्या कहना, हम पढ़ भी देते हैं और समझा भी देते हैं कि यदि किसी वस्तु पे बाहरी बल, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, बाहरी बल, यदि किसी वस्तु पे लगने वाला बाहरी बल जीरो है, मतलब उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, किसी वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। और यही बात को इंग्लिश में लिखा हुआ है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक मिनट रुकना, देखिए, हाँ क्या लिखा है हम बता देते हैं। लिखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम। हालांकि पूरा बात यहाँ अच्छे से लिखा है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। छोड़िए, इसका डेफिनेशन तो बुक का हो गया, हम एक अपना डेफिनेशन तुमको साधारण सा बताते हैं। यदि, हिंदी में बोल देते पहले, यदि किसी वस्तु पे लगने वाला बाहरी बल शून्य है, मतलब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो उसका मोमेंटम, उसका संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको चलो प्रूव कर देते हैं। देखिए, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा फोर्स बराबर एम बी माइनस एम यू बटा टी, यही पढ़ा ना, फोर्स बराबर एम बी माइनस एम यू बटा टी, ये आपने पढ़ा।
अब देखिए एमबी जो होता है वो होता है आपका अंतिम संवेग, फाइनल मोमेंटम, एमबी को बोलते हैं। और एमयू जो होता है इनिशियल मोमेंटम, शुरुआती संवेग बोलते हैं। और टी आपका होता है टाइम। ये आपको मालूम होना चाहिए, अंतिम संवेग, शुरुआती संवेग, नीचे टाइम। अब यदि किसी वस्तु पे लगने वाला बाहरी बल जीरो कर दे, तो यदि हम बल को जीरो कर दें तो जीरो बराबर पी एफ माइनस पी आई बटा टी, टी इधर आएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर जीरो। तो फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, मतलब अंतिम संवेग बराबर शुरुआती संवेग। कहने का अर्थात यह हुआ कि यदि किसी वस्तु पे लगने वाला बल, बाहरी बल जीरो है, तो उसका अंतिम मोमेंटम और शुरुआती मोमेंटम दोनों एक जैसा होगा, बराबर होगा। चलिए आगे चलते, यही है, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम का। ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया आपको कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलित। कोई भी वस्तु अगर संतुलित है तो उसको हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल लगने वाला जो बल होता है उसका मान जीरो होता है। मतलब यदि कोई वस्तु संतुलित हो, या फिर कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पर लगने वाला सभी बलों का जोड़ बराबर जीरो होता है। वही बात इंग्लिश में लिखा है, वही बात हिंदी में लिखा है, बट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम आपको समझा रहे हैं उस पर ध्यान दें। मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब संतुलित होता है, और यदि कोई वस्तु संतुलित है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका अर्थात यह निकलता है कि उस पर लगने वाला सभी बलों का जोड़ जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। अब देखिए यदि आप एक सामान्य गति से, एक सामान्य वेग से आगे की ओर बढ़ रहे हो, मतलब इंग्लिश में बोले तो यदि आप गाड़ी चला रहे हो सेम वेलोसिटी से और गाड़ी चलाए जा रहे हो, तब भी आप इक्विलिब्रियम में होते हो। बोले सर कैसे? क्योंकि यदि आप एक सामान्य वेलोसिटी से, एक सामान्य वेग से गाड़ी को चलाते हो, तो आप पे लगने वाला सभी बलों का जोड़, फोर्स का जोड़ जीरो होता है। इसलिए उस समय भी आप इक्विलिब्रियम में कहलाते हो, संतुलित कहलाते हो। यदि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ तो मेरे ऊपर भी लगने वाला सभी बल जीरो होगा और मैं भी संतुलित कहलाऊंगा। तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कहने का अर्थात उस पर लगने वाला सभी बलों का जोड़ जीरो होगा। और यही बात को लिखा है, फोर्स विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट विल नॉट काउज एनी चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर। और यदि सभी बलों का जोड़ों का मान जीरो होगा तो गति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, अवस्था में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब हम आपको एक नया चीज़ सिखाते हैं। ऑलरेडी सिखा रखे हैं, जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है ना, उसमें ऑलरेडी सिखा रखे हैं, बट चूंकि इसमें भी हम थोड़ा सा सिखा देते हैं, बहुत बच्चा भूल जाता है वीडियो देख के। ध्यान दीजिए, जिसको अपन बोलते हैं, उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखिए ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, बट हमने उसको हटा के खुद से लिख दिया। क्या है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? बल का संकल्प। हालांकि गूगल का ट्रांसलेट बहुत बार गलती दे देता है। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कहने का अर्थात यह है कि फोर्स को दो भागों में तोड़ना, उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, मतलब दो टुकड़े कर देना, एक एक्स में और एक वाई में, या फिर एक जेड में, एक कुछ में भी हो सकता है, जरूरी नहीं दो ही भाग में, तीनों भाग में फोर्स को तोड़ा जाता है। एक बल को अगर हम चाहे तीन पार्ट में भी तोड़ सकते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। तो इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को दो भागों में, मुख्य रूप से हमको दो ही भाग पढ़ना होता है, तो हम इसलिए यहाँ पे दो भाग ही बोलेंगे।
यदि हम एक बल को दो भागों में तोड़ते हैं तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक फोर्स है F, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लीजिए ये फोर्स थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से। इसको दो भाग में कैसे तोड़ेंगे पता है आपको? नहीं पता है, हम बताते हैं। जिधर से एंगल होगा उधर हो जाएगा cos थीटा, तो इधर थीटा, इधर से एंगल, इधर हम लिखेंगे f cos थीटा, तो x दिशा की ओर f cos थीटा हो जाएगा। और y की ओर बात करें तो इधर हो जाता है आपका f sin थीटा, y दिशा की ओर। इसका मतलब यदि इस बल को हम तोड़े तो x दिशा में होगा f cos थीटा और y दिशा में होगा f sin थीटा। और इसी बल को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो हम लिखेंगे f वेक्टर बराबर f cos थीटा i कैप प्लस f sin थीटा j कैप। बोलो सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, हमको नहीं समझ आया। हम बताते हैं। देखिए बच्चों, x एक्सिस की ओर जो दिशा होता है उसको हम i कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर पढ़े होगे, हम पढ़ाए हैं। पहला वन शॉट काइनेमेटिक्स के वन शॉट में हम पढ़ाए, यदि तुम नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो x की ओर जो दिशा होता है उसको हम i कैप बोलते हैं, और y की ओर जो दिशा होता है उसको हम j कैप बोलते हैं। इसलिए इधर f cos थीटा i में आया, हमने लिखा f cos थीटा i कैप, f sin थीटा j में आया तो हमने लिखा प्लस f sin थीटा j कैप। इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और यही चीज़ ऊपर दिया हुआ था बट अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो हमने खुद से लिख के इसको हमने समझा दिया। आप लोग अच्छे से नोट बनाओ और उसमें अच्छे से आप लोग लिखो, ठीक ना? अच्छे से लिखो। उसी को यहाँ अच्छे से दिया f cos थीटा f sin थीटा, तो हम तो ऑलरेडी बता दिए तुमको, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है। तो आप एक शॉर्टकट नोट बनाओ जल्दी से, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, उस नोट में मेन चीज़ लिखना है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। जहाँ तक बात रहा प्रश्न का, तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसका आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक ना? चलिए, हमारा लेक्चर पिछले 57 मिनट से कंटिन्यू जारी है और ये लेक्चर मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1.5 घंटा का बनने वाला है, ठीक ना? तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 घंटा देखो, आप पूरा नॉलेज मिल जाएगा चैप्टर का। आइए क्वेश्चन पढ़िए, आइए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक फोर्स है 8 न्यूटन का, एक फोर्स है 8 न्यूटन का, बल है 8 न्यूटन का, जो कि 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल से। चलिए हम डायग्राम बना देते हैं, 1 मिनट। कहा जा रहा है डायग्राम देखिए, इधर हम x बोलेंगे, इधर हम y बोलेंगे। आपसे बोला जा रहा है एक फोर्स है, कितना न्यूटन का फोर्स है बुआ? 8 न्यूटन का फोर्स है, और एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। कह रहा है इसको तोड़ के दिखाइए, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, इसको तोड़ के दिखाना है। देखिए हॉरिजेंटली हम इसको x मान लिए और वर्टिकली इसको हम y मान लिए। तो अगर हम इसको तोड़ के दिखाएं तो हमको x में तोड़ना होगा और y में तोड़ना होगा। और अभी तुरंत हम तोड़ना सीखे हैं, कैसे? देखिए x में जब तोड़ते हैं, x से हमको एंगल मालूम है ना, एंगल तो इधर से मालूम है, तो लिखेंगे f cos 45 डिग्री। और यदि हमको y में तोड़ना होता है, ऊपर की ओर तोड़ना होता है, तो उसको हम लिखेंगे fy, और इसको हम क्या लिखेंगे? f sin 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसका मान डाल दो ना, मान डालो ना, f का मान डालो ना, आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, fx, f का मान कितना है? f का मान 8 है, 8 लिखेंगे, और
cos 45 का मान 1/√2 होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए, जिसको हम रैशनलाइज बोलते हैं। ये आ जाएगा 8 गुना √2 और नीचे में √2 गुना √2 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4√2 न्यूटन। और ये जो आंसर आया है आपका हॉरिजेंटल होगा, क्योंकि ये x वाला है और x वाला हॉरिजेंटल होता है, तो ये आपका आ गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट का, तो उसको हम लिखेंगे Fy और उसका भी वही फॉर्मूला होगा F sin थीटा। F का मान क्या बचवा 8, F का मान क्या है 8, और साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 रखेंगे, फिर से वही आएगा, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो वही आएगा। तो इसका भी आंसर वही होगा 4√2 न्यूटन वर्टिकल। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, आपको आना चाहिए कंपोनेंट में तोड़ने के लिए। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लेमीज थ्योरम। बोले सर ये कौन सा नाम है, लेमीज थ्योरम? हाँ बुआ, इसको पढ़ना होता है, लेमीज थ्योरम आपको पढ़ना होता है, और इसको हम और अच्छे से समझाएंगे, बेहतरीन रूप से समझाएंगे, टेंशन ना लें। देखिए, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, हम जो समझाते हैं उसी को तुम लिख लिया करो। हालांकि पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि, लेमीज थ्योरम क्या कहता है, लेमी का थ्योरम क्या कहता है? कहता है इफ 3 फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है यदि किसी वस्तु, किसी पिंड पे लगने वाला 3 बल संतुलित हो, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलित होता है। यदि किसी वस्तु, किसी पिंड पे लगने वाला 3 फोर्स, 3 बल संतुलित हो, तब हर एक बल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। मतलब हर एक बल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस। वो लोग सर नहीं समझ आया ज़्यादा अच्छे से, अब हम समझाते हैं ज़्यादा अच्छे से। देखिए, हम आसान भाषा में बता देते हैं लेमीज का थ्योरम क्या है। एक मिनट रुकिए। हम आसान भाषा में बता देते हैं कि लेमीज थ्योरम क्या है। देखिए, लेमीज थ्योरम का कहना है यदि किसी एक पार्टिकल, ये एक वस्तु है, इस पे 3 बल लग रहा है। मान लीजिए एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2 और एक बल इधर लग रहा है F3। 3 बल लग रहा है, देख सकते हो ना। ये एक पार्टिकल है, ये कोई एक वस्तु है छोटा सा, और उसके ऊपर 3 गो बल लग रहा है F1, F2 और F3, और ये तीनों बल संतुलित है, मतलब बैलेंस है। बैलेंस करने का क्या अर्थात है कि यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों के जोड़ का मान 0 होगा। इसका मतलब होता है बैलेंस है। मतलब कि लेमीज थ्योरम का कहना है कि यदि एक वस्तु, उस पर लगने वाला 3 बल है और तीनों बल बैलेंस होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूं बैलेंस, संतुलित होना चाहिए। तब देखो, शर्त याद रखना, पहला तो 3 बल लगना चाहिए, दूसरा तीनों बल संतुलित होना चाहिए। तब अब देखो एक और बात, मान लो कि F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है और F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा है। हम क्या यहाँ वेक्टर के बीच का एंगल लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, जूम कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत कर देना। देखिए, आपको हम अच्छे से समझा देते हैं।
ये पार्टिकल P है, बिंदु P है जहाँ पे 3 बल लग रहा है, F1, F2, F3 तीनों संतुलित है। और मान लीजिए, क्या मान लीजिए, क्या मानना है भाई? मानना ये है कि F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, F1 F3 के बीच का एंगल बीटा है, और F1 और F2 के बीच का एंगल गामा है। तब लेमीज थ्योरम का कहना है कि F1 बटा उसके सामने का एंगल, उसके सामने का एंगल कहने का मतलब F2 और F3 के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो नीचे लिखना है तुमको साइन अल्फा बराबर F2 और उसके बाद उसके सामने का एंगल। तो F2 कहाँ है बुआ? ये है F2, और इसके सामने का एंगल क्या है? इसके सामने का एंगल है बीटा। तो यहां लिखेंगे F2 बाई साइन बीटा, उसके बाद बराबर F3, और F3 कहाँ? ये रहा। तो F3 अगर ले रहे हैं बल, अगर हम F3 ले रहे हैं तो एंगल लेंगे उसके बाकी दो जो वेक्टर है ना बचा हुआ उसके बीच का। तो F3 ये है, एंगल लेंगे इसके सामने वाला, इसके सामने वाला एंगल क्या है? गामा। यहाँ लिखेंगे साइन गामा। ये बराबर होता है और इसी को बोला जाता है लेमीज थ्योरम। बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो वीडियो को आप पीछे करके देख लेना। कहने का अर्थात यह है कि यदि 3 बल लग रहा है, अब तीनों बल संतुलित हो तो ये फॉर्मूला लागू होता है, इसको लेमीज थ्योरम बोलते हैं। F1 बटा उसके सामने का एंगल साइन अल्फा, F2 उसके सामने का एंगल साइन बीटा, F3 और उसके साइन और सामने का एंगल गामा साइन गामा। ये होता है लेमीज थ्योरम। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे दिया है, अच्छे से दिख नहीं रहा है बट वही चीज़ है जो हम बताएं। चलिए, अब हम कुछ प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना? अब हम कुछ प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उसके पहले 1 सेकेंड रुक जाना, थोड़ा सा अभी और प्यास लग गया। कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो पानी की ज़रूरत पड़ गई, तो थोड़ा देर रुके, 1 मिनट रुके, आपका काम हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट। चलिए, अब हम कुछ प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, वेट, किसी वस्तु का वजन, वेट, वे भी फोर्स भी होता है, वही भी एक प्रकार का बल होता है, वेट। आप पढ़ोगे टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होता है, वो पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे नॉर्मल फोर्स, यदि आप किसी चीज़ पे खड़ा हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल लगता है, नॉर्मल फोर्स को रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो हम अब विभिन्न प्रकार के बल के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला बल होता है बचवा, जिसको हम वेट बोलेंगे। यदि कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर उस पर वेट लगता है, और वेट बराबर होता है mg, और ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना? तो ये हो गया सबसे पहला फोर्स, वेट बराबर mg। किसी वस्तु का अगर उसके अंदर द्रव्यमान है और वो ग्रेविटी के अंदर है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर है, स्पेस में जाएगा तो वेट नहीं होगा क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर धरती का बात करें तो यदि कोई वस्तु नीचे वेट लगेगा और वेट बराबर mg होता है। तो सबसे पहला जो बल हो गया, जो पढ़ना होता है, वजन होता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे जो दूसरा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। बोलेगा सर ये कौन सा बल होता है? पढ़िए अच्छे से। कह रहा इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा बउआ ये जो नॉर्मल है ना, ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी पढ़े थे शुरू में कि कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो सतह एक दूसरे को टच करता है, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं।
तो नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, और ये तब लगता है जब दो वस्तु कांटेक्ट में रखा हुआ हो, और ये जब भी लगता है तो सतह से 90 डिग्री पे लगता है। बोलो कि सर एक उदाहरण दो, हम देते हैं ना उदाहरण। देखिए अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे तो ये एक वेज है जिसके ऊपर m मास का कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पे m मास का कोई वस्तु रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ दो सरफेस है ना, एक तो ये वस्तु हो गया और दूसरा ये ट्रायंगुलर वेज हो गया, ससरौआ समझ लो, ट्रायंगुलर ससरौआ है, इसके ऊपर m मास का किसी वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वस्तु कांटेक्ट में है, और जब भी दो वस्तु कांटेक्ट में होता है तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस ओर, तो ये कौन सा बल हो गया बच्चा, ये आपका आ गया नॉर्मल फोर्स। और ये देखना ये सतह से हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, देखिए, और नॉर्मल फोर्स हर जगह लगता है, हम पे भी लग रहा है अभी। बोलो सर कैसे? सर अभी आप कहीं पे खड़े हो, तो अगर हम कहीं खड़े हैं तो हमको ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर हम इसको छुएंगे, टच कर रहे हैं, तो ये हमको नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जहाँ भी टच होगा हमको ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा बाहर की ओर 90 डिग्री पे। तो यदि ये पेन खड़ा है तो मेरा हाथ इस पेन पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है। तो जब भी दो वस्तु टच में होता है नॉर्मल फोर्स लगता है, और वो हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। आइए अब बात करते हैं टेंशन फोर्स, हिंदी में बोले तो तनाव का। तनाव, टेंशन मतलब होता है तनाव। देखिए पढ़िए पहले इसके बारे में। कह रहा है when a body is connected through a string or a rope, a force may act on the body by the string or rope due to tendency of extension। कह रहा है जब भी कोई वस्तु को लटका दिया जाए, जैसे देखोगे गांव समय पहले दूध में चींटी उटी ना लग जाए उसको लटका दिया जाता था ऊपर में। तो कोई भी चीज़ को लटकाते हैं रस्सी से, तो रस्सी के अंदर तनाव पैदा होता है, रस्सी थोड़ा सा खिंचाता है, और जिस कारण से उसके अंदर टेंशन लगता है। टेंशन भी एक तरह का फोर्स है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो गो मास है, एक एम है छोटका है और एक है बड़का है, दोनों को रस्सी से लटका दिया गया। तो यहाँ पे भी रस्सी क्या लगा रहा होगा, इस पर टेंशन लगा रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे रस्सी का टेंशन ऊपर की ओर होगा, क्योंकि तुम रस्सी को नीचे की ओर खींच रहे हो। अगर कोई तुम भारी चीज़ लटका दोगे रस्सी में, तो रस्सी आप क्या कर रहे हो, भारी चीज़ लटका रहे हो, तो भारी चीज़ रस्सी कहाँ खींचना चाह रहा है, नीचे की ओर, और टेंशन जो होगा ऊपर की ओर होगा, है ना। अगर तुम रस्सी में कोई चीज़ लटकाओगे तो रस्सी तो नीचे की ओर खिंचा रहा है, लेकिन जो टेंशन होता है उसके विपरीत लगता है। अगर रस्सी को आप नीचे खींचोगे टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, तो यहाँ पे ये टेंशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का बल है, इसको आपको पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन करना है। हाँ, ये भी एक तरह का फोर्स है जिसका मैं नाम नहीं ले पाया था, डैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। देखिए अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, हम इसको समझा ही देते हैं कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या, अच्छे से समझा देते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए मान लीजिए एक स्प्रिंग है जो रखा हुआ है ऐसे, ये एक स्प्रिंग है जो शांति से रखा हुआ है। आपने क्या किया, आए पकड़ के स्प्रिंग को खींच दिए, आपने कुछ ऐसा किया, हम बताते हैं। आपने स्प्रिंग को तीर दिया, ऐसे करके तीर दिया, तो जो स्प्रिंग पहले यहीं तक था अब उसका लंबाई बढ़ गया,
x से, मान लो स्प्रिंग का लंबाई x से बढ़ गया, तो यदि आप तुम कोई स्प्रिंग को तीरते हो, तीरना मतलब खींच के बड़ा कर देना, या फिर कोई स्प्रिंग को दबाते हो, कंप्रेस करते हो, या उसको खींच के एक्सटेंड करते हो, दो वर्ड होता है, एक होता है धक्का दे के दबाना, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और एक हो गया तीरना मतलब खींच के बड़ा कर देना। तो स्प्रिंग फोर्स लगने लगता है। जब रुका हुआ रहेगा तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं, लेकिन अगर तीरोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और दबाओगे भी तब भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला होता है -kx। बोलो सर यहाँ k क्या है? बउआ k जो होता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि एक स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन में इसका मान दिया रहता है। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ से आता है? देखिए यहाँ माइनस लिखने का क्या मतलब है हम बताते हैं। माइनस लिखने का मतलब ये है कि यदि तुम स्प्रिंग को इधर खींचोगे, इधर धक्का दोगे, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा। याद रखिएगा, तुम स्प्रिंग को तीरोगे कस के ऐसे करके, तो स्प्रिंग फोर्स उल्टा दिशा में लगता है, जिधर तुम तीरते हो उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स में माइनस साइन आता है, क्योंकि स्प्रिंग को तुम तीर के इधर ले गए, खींच के बड़ा कर रहे हो, और स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना। अगर स्प्रिंग को खींचोगे स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम खींचा ही नहीं, हम नॉर्मल रहे। तो हमेशा रखना है स्प्रिंग फोर्स जिधर तुम खींचते हो उसके विपरीत लगता है, और उसका मान -kx होता है, और यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे दिया तो बहुत कुछ है, बट ये जो लिखा हुआ है ये हम नहीं पढ़ाएंगे, हम खुद से आपको लिख लिख के पढ़ाएंगे सेम चीज़ हूबहू सेम चीज़ पढ़ाएंगे, एकदम डिट्टो मैच करता हुआ चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन हम अपने हाथों से लिखेंगे और वो समझाएंगे, भले इसमें दिया है टॉपिक कोई बात नहीं, यही पढ़ाएंगे, बट अपने से लिख के पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो मेरे साथ साथ चीज़ों को समझते चलना, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है ना। आ जाओ पढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं अपेरेंट वेट इन लिफ्ट। अब अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है? जो वेट आपको दिखता है उसको हम अपेरेंट वेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए यह एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट पहले हम ऊपर देख लेते हैं, पहले क्या पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम कुछ और पढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए फिगर हम और अच्छा बना देते हैं, अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक लिफ्ट है ये, और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट, और इस लिफ्ट में आप खड़े हो, आपका वजन m है, आपका मास द्रव्यमान m है, आप इस लिफ्ट में खड़े हो। तुम देखोगे ना, तुम बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जाते हो तो लिफ्ट यूज करते हो ना, लिफ्ट में चले गए, खड़े हो गए, लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है। वही केस है, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। कितना एक्सेलरेशन है? ए, तुरंत ए है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से दो बल तो लग ही रहा है। कौन कौन सा? एक ऊपर की ओर लग रहा है, हम बताते, रुको एक मिनट। एक ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल, जिसको बहुत सारे बुक में एन से लिखा जाता है, और कुछ कुछ बुक में आर से लिखा जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम एन से लिखो, आर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यदि आप लिफ्ट में खड़े हैं तो एक बल आपको ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल, और दूसरा आपका वेट
वजन नीचे की ओर लगेगा जो कि होगा mg। और यदि आप लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आप भी कहाँ जा रहे हो, आप भी ऊपर की ओर जाओगे। जाहिर सी बात, आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आप भी कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। आप पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बचवा, एक ऊपर की ओर सतह में, लिफ्ट में खड़े हो ना, तो लिफ्ट में खड़े हो तो एक लग रहा है ऊपर नॉर्मल, एक लग रहा है नीचे mg। तो हम लोग पढ़े न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या पढ़े कि नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। पढ़े होगे तुम लोग, ma पढ़े हो ना, हम लिखवाए हैं अभी, ma होता है। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बताइए, ऊपर फोर्स लग रहा है n, नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स के जगह पे लिखेंगे n माइनस mg। अब आधा बच्चा कमेंट करके बोलेगा सर आपने na माइनस mg काहे लिखा, आप mg माइनस n काहे नहीं लिखे। तो बउआ तुम किधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, तो तुमको ऊपर लगने वाला कौन सा फोर्स है, ऊपर लगने वाला n है। याद रखिएगा, यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको ऊपर लगने वाला फोर्स पहले लेना होता है। तो n ऊपर लग रहा है तो हमने n को पहले लिया और माइनस कर दिया mg से। अब बोलोगे सर mg माइनस काहे लगी है सर, तो बउआ n ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, नीचे की ओर, तो एक दूसरे का विपरीत दिशा हो गया है ना। तो यहाँ इसलिए लिखेंगे नेट फोर्स बराबर n माइनस mg और इधर लिखेंगे ma। देखिए अब mg उधर चल जाएगा तो n बराबर mg माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस mg प्लस ma। m कॉमन ले लीजिए, g प्लस a आ गया। मतलब यदि लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपका वेट बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज कर जाता है। बोलो सर ये कैसे हो गया सर, बउआ तुम्हारा वजन क्या होता है mg, और चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ आप देखोगे प्लस ma आ गया। इसका कहने का अर्थात क्या है कि तुम्हारा वजन होता है mg, उसमें जुड़ गया ma, मतलब तुम्हारा वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारा वजन तो mg होता है, उसमें ma जुड़ गया, मतलब वजन तुम्हारा बढ़ा है। तो बउआ यदि अगर लिफ्ट ऊपर जाता है और उसमें तुम अपना वजन नापोगे ना मशीन को रख के, तो अगर तुम 80 किलो के होगे तो 81-82 किलो दिखेगा उसके अंदर, 2-3 किलो ज़्यादा दिखेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसमें तुम अपना वजन तौलोगे तो, ठीक है ना। याद रखिएगा कि लिफ्ट ऊपर जाता है तो वजन को हम नॉर्मल से देखते हैं, तो नॉर्मल बराबर हो जाता है mg प्लस ma, क्योंकि ma इधर, mg उधर गया, ma उधर था, mg प्लस ma हो गया, तो mg तुम्हारा असली वेट, उसमें ma जुड़ गया, मतलब वेट तुम्हारा बढ़ गया। ये हो गया लिफ्ट ऊपर जाएगा तो। अब हम बात करते हैं लिफ्ट नीचे जाएगा तब क्या होगा। देखिए ये हो गया तुम्हारा लिफ्ट, इसमें तुम खड़े हो और लिफ्ट नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से। बताइए आपके ऊपर कौन कौन सा बल लग रहा है। आपके ऊपर लग रहा है नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। इस बार हम किसको पहले लिखें, लिफ्ट नीचे जा रहा है पहले किसको लिखें, तो पहले हम लिखेंगे mg को, क्योंकि mg लिफ्ट नीचे ले जा रहा है और mg भी नीचे की ओर है, तो लिफ्ट जिधर जाए वही फोर्स को पहले लिखा जाता है। लिफ्ट नीचे जा रहा है तो mg नीचे, तो mg पहले लिखा जाएगा। माइनस नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल ऊपर की ओर है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस n लिखेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़े, हमने पढ़ा नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg नीचे की ओर तो हमने mg लिखा, माइनस नॉर्मल ऊपर की ओर तो हमने माइनस n लिखा, बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें बचवा n का मान निकालना है, n का याद रखना। हम क्या करेंगे, n को उधर ले जाएंगे, ma को इधर लाएंगे, इधर। तो अगर n को उधर ले जाएंगे और ma को इधर लाएंगे, तो अभी ma प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा mg माइनस ma, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और नॉर्मल इधर माइनस में हो तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हमको क्या आ गया फाइनली, n बराबर mg माइनस ma, m कॉमन ले लो, g माइनस a। तो यहाँ पे हमारा वजन घट गया। अरे बउआ लिफ्ट नीचे जाएगा तो हमारा वजन घट जाएगा। बोलोगे सर कैसे,
देखो हमारा वजन होता है mg और लिफ्ट नीचे जाएगा तो उसमें से माइनस ma हो गया, मतलब असली वजन mg जो होता है ना उसमें ma घट गया, तो हमारा वजन कम में दिखाएगा। मतलब अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है और अपना वजन तोलेंगे, वो जो नहीं आता है वजन नापने वाला, उससे तोलेंगे तो हमारा वजन कम दिखाएगा। यदि लिफ्ट नीचे जाएगा तब क्या आएगा, ये देखो ये वजन बताता है। नॉर्मल से हम वजन का पता लगाते हैं, तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg माइनस ma, असली वजन में ma कम हो गया। यदि लिफ्ट नीचे जाए तो वजन कम हो जाता है, ऊपर जाए तो वजन बढ़ जाता है। अब तीसरा केस है, मान लीजिए ये लिफ्ट ऊपर तो जा रहा है बट एक सामान्य गति से जा रहा है। बउआ लिफ्ट इस बार कहानी अलग है, इस बार लिफ्ट ऊपर जा रहा है बट कांस्टेंट वेग से जा रहा है, एक सामान्य वेग से जा रहा है। कहने का अर्थात लिफ्ट ऊपर जा रहा है बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। बउआ यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। नहीं इतना दिमाग तो है ना कि अगर लिफ्ट जा रहा है ऊपर, चाहे लिफ्ट जा रहा है नीचे, कुछ भी ले लो, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, यदि उसका वेग वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा दो फोर्स। कौन कौन सा दो फोर्स लग रहा होगा, एक लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg। अब ध्यान से देखना, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो लिफ्ट जा कहाँ रहा है, ऊपर, तो हम नॉर्मल को पहले लिखेंगे और रोकने वाला नीचे की ओर कौन सा वाला है mg, तो लिखेंगे माइनस mg, क्योंकि हमको हमेशा यही लिखना होता है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल पहले, mg नीचे लग रहा है तो माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए लिफ्ट कांस्टेंट वेग से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यदि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो यदि बउआ एक्सेलरेशन को हम जीरो कर दें तो ये हो जाएगा n माइनस mg बराबर, इसको जीरो से गुना कर दें, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर a जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस mg उधर चला गया, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg। इसका मतलब यदि लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जाए ऊपर, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से जाए नीचे, उस दौरान नॉर्मल का मान mg के बराबर होता है और हमारा असली वजन भी mg के बराबर ही होता है। इसका मतलब यदि लिफ्ट कांस्टेंट गति से ऊपर नीचे करे तो हमारा वजन नहीं बदलता है, हमारा वजन mga होता है, असली वाला के बराबर होता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन रहे लिफ्ट में तब हमारा वजन घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। घटेगा कब, घटेगा तब जब लिफ्ट नीचे जा रहा हो, तो हमारा वजन mg में से ma घट जाता है, हमारा वजन कम हो जाता है। mg हमारा असली वजन, ma हो गया माइनस, तो हमारा वजन कम हो गया यदि लिफ्ट नीचे आ रहा होता है। और यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। चलिए बात हटाइए, अब आते हैं हम आगे के मुद्दा पे बात करते हैं। यही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ था जो हम समझाए। लिफ्ट उफ्ट का स्टोरी इतना ही था। और यदि लिफ्ट रुका हुआ, वो भी हम बताते हैं, मान लो लिफ्टें रुकल है, उस केस में वेट तुम्हारा एक नहीं रुका हुआ नहीं, एक और केस बताना, रुक जाओ वो एक और केस हम अपने मन से बता देते हैं। मान लो लिफ्ट हवा में गिर रहा है, ग्रेविटी, लिफ्ट मान लो लिफ्ट का रस्सी होता है ना, कोई आदमी आया, सुनो मेरा बात को ध्यान सुनना, एक एक बात ध्यान सुनना। मान लो यहां पे आप खड़े हो और कोई आदमी आया, लिफ्ट का रस्सी, लिफ्ट हवा में था, लिफ्ट का रस्सी ये दिया तोड़, तुम लिफ्ट में खड़े थे, कोई आदमी आया, लिफ्ट का रस्सी ये दिया तोड़, तब क्या होगा?
तब तो तुम गए हो। कैसे गए हो? लिफ्ट का रस्सी ही नहीं है, तुम गिरना स्टार्ट कर जाओगे और तुम गिरोगे कितने एक्सेलरेशन से गिरोगे? जी के बराबर। बोलो सर कैसे? क्योंकि लिफ्ट का कोई रस्सी ही नहीं है। लिफ्ट का ग्रेविटी, उसको गुरुत्वाकर्षण बल लिफ्ट में लग रहा है, क्योंकि रस्सी उसी नहीं है। तो लिफ्ट के अंदर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी। और बहुआ अभी हम पढ़े हैं, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो नॉर्मल का मान होता है एम जी माइनस ए होता है। याद रखिएगा, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो नॉर्मल का मान एम जी माइनस ए होता है। यहाँ देखो दिया है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो। चलिए अब आते वही लॉजिक लगाते हैं। नॉर्मल का मान क्या होता है? एम जी माइनस ए। अगर यहाँ रस्सी कोई लिफ्ट का काट दे तब तो लिफ्ट नीचे आएगा, और लिफ्ट नीचे आएगा तो हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? नॉर्मल का मान होगा एम जी, क्या होगा? नॉर्मल का मान क्या पढ़े? अभी पढ़े ना, लिफ्ट नीचे आता है, नॉर्मल का मान क्या होता है? एम जी माइनस ए होता है। अब यदि कोई लिफ्ट का रस्सी तोड़ दे तो ए का मान भी जी के बराबर ही हो जाता है। इस अगर रस्सी, क्योंकि वो लिफ्ट जो है धरती उसको खींचने लगता है, कोई रस्सी उसी नहीं तो धरती खींचेगा, तो ए का मान जी के बराबर हो जाएगा। तो यदि ए के जगह पे जी रख दोगे तो ये हो जाएगा जी माइनस जी, जीरो हो जाएगा, एम इंटू जीरो। नॉर्मल का मान क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब यदि लिफ्ट हवा में गिरने लगे, रस्सी कोई तोड़ दे, तो आपका वजन ही गायब हो जाता है। आप वेटलेस समझोगे, अपने आप को समझोगे कोई वजन ही नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा आपका वजन ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का मान क्या आ गया? जीरो। एम जी भी नहीं आया, जीरो आ गया। मतलब समझ जाओ आप लिफ्ट में खड़े हो, कोई लिफ्ट का रस्सी काट दिया, आपको ऐसा लगेगा आपका कोई वजन नहीं, आप हवा में हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, हम इसको बताने का एक ट्रिक समझाएंगे, बहुत इस आसान ट्रिक समझाएंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए 2 kg वाला ब्लॉक पे कितना बल लगेगा। तो हम बोलेंगे हमको 2 kg वाला ब्लॉक पे बल निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला काम ये होता है कि आप एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करें, त्वरण का मान ज्ञात करें। देखिए एक्सेलरेशन का मान होता है नेट फोर्स बटा टोटल मास। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है? यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का। तो फोर्स हमारा हो गया 12। नीचे में होता है टोटल मास, टोटल वजन। टोटल वजन कितना है इसका? जोड़ो, या 3 को ब्लॉक है ना, 3 2 5 और 6, तो तीनों मिला के कितना वजन होगा? 6 kg। तो टोटल मास नीचे लिखाएगा 6 से 2 बार में कट गया। तो एक्सेलरेशन का मान क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। एक्सेलरेशन बराबर होता है टोटल बल और नीचे में टोटल वजन, मास, द्रव्यमान। एक्सेलरेशन आ गया 2। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए 2 किलो वाला ब्लॉक पे कितना बल लगेगा। बोलेगा हम बताते हैं, बड़ा आसान है। बोलोगे सर कैसे? देखिए बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़े हो ना। तो आपसे बोला जा रहा है 2 किलो वाला ब्लॉक पे बताओ, 2 किलो वाला ब्लॉक पे बल बताओ। हम लिखेंगे बल बराबर होगा मास। तो 2 किलो वाला ब्लॉक है तो मास को क्या लिखेंगे? मास को लिखेंगे 2, क्योंकि हमको बल का मान ज्ञात करना था 2 किलो वाला ब्लॉक पे। तो मास की जगह 2, और हमने एक्सेलरेशन का मान कितना निकाला? वो भी 2 है। एक्सेलरेशन का मान कितना है? 2 है। तो एक्सेलरेशन की जगह आप लिखेंगे 2, 2 दूनी 4 न्यूटन। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया बउआ? पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, फोर्स और डिवाइडेड बाय सभी मास को बटा 6, एक्सेलरेशन आया 2। उसके बाद हमको 2 किलो वाला ब्लॉक पे फोर्स निकालना था,
तो हम लिखे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह 2, निकल गया। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया है इसको हम खुद समझा देते हैं। 1 सेकंड रुकना, हम देख लें लेक्चर कितना समय तक चला गया। सोचे थे लेक्चर 1 घंटा 30 मिनट में निपट जाएगा और अभी 1 घंटा 35 मिनट हो रहा है। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है। देखिए इसको हम खुद समझा देते हैं। मान लीजिए 2 गो ब्लॉक है, एक है M1 और एक रस्सी से बांधा हुआ है M2, और ये जमीन पे रखा हुआ है। इधर आप फोर्स F लगा रहे हो, F बल से इसको खींच रहे हो, F फोर्स लगा के उसको खींच रहे हो। तो जब आप F फोर्स लगा के खींचोगे तो रस्सी के अंदर तनाव उत्पन्न होगा T, और आपको पता है एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। हम खींच रहे हैं M2 को, ये M1 और एक M2 है। हम खींच किसको रहे हैं? F बल लगा किसको खींच रहे हैं? M2 को। और M2 किसको खींच रहा है? M2 से M1 जुड़ा हुआ है, M2 M1 को खींच रहा है। कितना बल लगा रहा है? यहाँ पे T लगा रहा है, T फॉर टेंशन, रस्सी में टेंशन लगता है। तो अगर यहाँ T लगेगा तो यहाँ भी T लगेगा। तो अगर हम M1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन फॉर M1, क्या लिखेंगे? हम न्यूटन लॉ में क्या पढ़े कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर हम M1 का बात करें तो M1 को कौन खींच के आगे ले जा रहा है? बोलो सर F नहीं, वो F नहीं, हम इसका बात करेंगे जो उस पर लग रहा है। M1 को कौन आगे ले जा रहा है? T ले जा रहा है, T। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स के जगह पे T बराबर मास की जगह लिखेंगे M1 इंटू A। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब यदि बात करेंगे M2 का, लिख देते हैं इक्वेशन फॉर M2। तो अगर हम बात करें M2 का तो बताइए M2 को कौन आगे ले जा रहा है? F लगा रहे हैं ना, बट जो T है ना इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे T भी लग रहा है अपोजिट दिशा में। तो M2 पे 2 बल लग रहा है, एक F इस और एक T इस ओर। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम F लगा रहे हैं, खींच के आगे ले जा रहे हैं, तो F बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स की जगह आप लिखेंगे F माइनस T। बोलो सर माइनस T काहे लिखे? सर हम इसको आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाने वाला F है और विरोध जताने वाला T है, तो F माइनस T लिखेंगे। इसको बोलेंगे नेट फोर्स, और बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की जगह M2, एक्सेलरेशन की जगह A। तो इस तरह से इक्वेशन लिखा जाता है, वही मैं सिखा रहा था यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। और वहीं यहाँ पे भी उसी तरह से इक्वेशन लिखा गया है जिस तरह से अभी मैं सिखाया हूँ, ठीक है ना। आप उसी तरह से यहाँ इक्वेशन लिख के देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है और मैं हर एक क्वेश्चन को एक करके आपको समझाता हूँ, और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ट्रिक का यूज करूँगा। ट्रिक का दिए गए हर एक क्वेश्चन में बउआ, दिए गए हर एक क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है पता है? आपको दिए गए हर एक क्वेश्चन में आपको निकालना है एक्सेलरेशन। हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है। बस इतना ही है। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शन है और 1-2 टॉपिक है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के लाओगे, लास्ट वाला। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे करके, ठीक है ना। हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, लास्ट में समझ आ जाएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट और चलेगा लेक्चर, क्या कर सकते, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। देखिए अब हम अपने से ड्राइंग बनाते हैं और एक करके सभी चीज़ का एक्सेलरेशन निकाल के दिखाते हैं। 1-2 बता देते हैं। देखो हम 1 शॉट बना रहे हैं, सब तो नहीं बताएंगे,
एक दो करके सिखा देते हैं, बाकी आप लोग कमेंट में आंसर बताओगे, क्योंकि एक दो से आप समझ जाओगे। देखिए बात करते हैं हम पहला। मान लीजिए ये आपका पुली है, पुली, और यहाँ रस्सी लटका हुआ है, यहाँ पे वजन है m और यहाँ पे वजन है 3m। मेरा बात ध्यान सुनिए, ऊपर फिगर उगर मत देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए। ये पुली है, इधर m है और इधर 3m। आप एक काम करो, सभी फोर्स को लिख दो, कितना कितना फोर्स लगेगा। आइए देखिए, इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा 3mg, क्योंकि इसका मास 3m है, इस पे जो फोर्स लगेगा 3mg लगेगा। इसका मास m है तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर mg, और इसके ऊपर की ओर ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा T फॉर टेंशन, और इसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा T फॉर टेंशन। ये फोर्स हो गया बाबा, फोर्स। अच्छा बताओ, किधर का पलड़ा भारी है? जाहिर सी बात है पलड़ा भारी इधर का है, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा है। इसका मतलब पुली इधर की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है बाबा, इधर का पलड़ा भारी है तो पुली जो है धीरे धीरे करके इधर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और हमको वही एक्सेलरेशन निकालना है। ए फॉर एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का एक ट्रिक सिखाते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बटा मास। ये पढ़े होगे, एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बटा मास। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको टेंशन वेंशन को नहीं लेना है, टेंशन को इग्नोर मारना है। मत मानो कि इस क्वेश्चन में टेंशन लेना ही नहीं है, तो समझो टी का कोई काम नहीं है, ठीक ना। काम किसका है, ध्यान सुनना। ये जो बक्सा है, ये कोई भी चीज़ है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे कितना फोर्स से जा रहा है, 3mg से नीचे जा रहा है। और ये वाला, उसके बगल वाला, ये कहाँ जाएगा? अगर ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना, बोलो। तो ये नीचे जा रहा है 3mg से। कितना से नीचे जा रहा है, 3mg से। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे बउआ, तो जो नीचे जा रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो नीचे कौन जा रहा है, ये जा रहा है। कितना जा रहा है, 3mg से। तो हम फोर्स के जगह पर लिखेंगे पहले 3mg, माइनस में इसको माइनस करेंगे। बोलो सर काहे माइनस करेंगे सर? धैर्य रखो बउआ, हम सब बताएंगे। देखिए ये नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3mg, और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो ये रस्सी ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा दिशा में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो उल्टा दिशा हुआ, इसलिए इसका जो mg होगा वो माइनस हो जाएगा। और नीचे में लिखाएगा टोटल मास, दोनों का मास जुड़ के लिखाएगा। इसका मास है 3m और इसका मास है m, तो टोटल मास क्या हो गया, 3m प्लस m। अब बताओ इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। 3mg में mg गया, 2mg, और 3m में प्लस m करेंगे 4m आएगा। m कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर कितना बचा, g, नीचे कितना बचा, 2। यही आ गया एक्सेलरेशन। क्या आ गया, g बट्टा 2। क्या आ गया, g बट्टा 2। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी में। फिर से मान लो पुली है, मान लो इसका मास है 6m और इसका मास है m। इस बार क्या होगा, फिर से बताइए, ये आप करके दिखाइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में आप इसको आंसर करके दिखाइए। इस पे नीचे फोर्स लगेगा 6mg, इस पे फोर्स लगेगा mg। बताइए किसका पलड़ा भारी है? टेंशन वेंशन का बातें मत कीजिए, हटाइए, इस बार टेंशन लिखिए ही नहीं। इसका पलड़ा भारी है तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि भारी है, ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बटा टोटल मास। बताइए ये नीचे जा रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, 6mg पहले लिखाएगा।
और ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, और नीचे लिखा आएगा टोटल मास, तो 6m प्लस m दोनों को जोड़ के लिख देंगे। आंसर क्या आएगा? 6mg में mg गया 5mg बटा 7m, mm कट गया 5g बटा 7 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, हम सब क्वेश्चन थोड़े ना बताएंगे, तुम लोग इतना नहीं करोगे खुद से। अब देखिए, फ्रिक्शन के मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू एस एन के बराबर होता है और इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन जब इक्वल हो, जब इफ, यहां लिख देता हूं, यदि एफ एस बराबर म्यू एस एन हो तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और बाकी सब केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन से कम ही होता है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो जब इक्वल टू होगा तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिमिटिंग कहला जाएगा जब इक्वल टू होगा तब। अब बाकी केस में इसको हम स्टैटिक ही बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखना। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि जब इक्वल टू हो जाएगा तो लिमिटिंग कहला जाएगा, है ना। और लिमिटिंग भी स्टैटिक के अंदर ही आता बुआ, ऐसा नहीं आता है। तो आप इसको दो केस मान के चल सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब आप मोशन में हो, और इसका जो मान होता है वो भी वही होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान होता है म्यू के इंटू एन। बोलो सर म्यू क्या है? बउआ इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एक और बात याद रखना, म्यू का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। सबसे कम 0 हो सकता है और सबसे अत्यधिक 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा, यदि कोई m मास रखे हो आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, तो उस पर बहुत सारा फोर्स लगता है। कौन कौन सा फोर्स लगता है हम बता देते हैं। इधर लगता है नॉर्मल जमीन सतह के द्वारा, नीचे लगता है इधर mg लगता है, और mg को तोड़ते तो इधर हो जाता है mg cos थीटा और इधर हो जाता है mg sin थीटा। और क्योंकि ब्लॉक नीचे गिरता है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है। और मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है कि ब्लॉक जस्ट गिरने वाला है, उसको हम बोलते हैं जस्ट स्लाइड। स्लाइड नहीं हुआ है, जस्ट गिरने वाला, जस्ट। और ये एंगल थीटा है। उस केस में थीटा का, यहाँ थीटा लिखना था, गलती से अल्फा लिख दिया। उस केस में थीटा बराबर होता है tan इनवर्स म्यू। म्यू जो होता है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमने क्या बताया? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ब्लॉक जस्ट स्लाइड हो रहा हो, स्टार्टे हुआ होगा स्लाइड होना, उस केस में ये जो थीटा है ना, एंगल जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, थीटा, ये जो थीटा है ना उसका मान हो जाता है tan इनवर्स म्यू। चलिए आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन को रुक करें। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बट मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से।
और एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है ऐसे। इस ब्लॉक का वजन द्रव्यमान 2 kg है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.7 है। आपसे बोला जा रहा है बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। बउआ यहां पहले बताओ कितना फोर्स लगेगा। इधर लगेगा नॉर्मल, इधर नॉर्मल लगता है ऊपर की ओर, अभी पढ़ाए ना, और उसके सामना सामनी लगता है mg cos थीटा। हमसे बोला जा रहा है बताइए, क्या बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान होता है म्यू इंटू एन, ये होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का मान होता है म्यू इंटू एन, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स का मान। ठीक है ना। म्यू का मान क्या है, म्यू का मान है 0.7 और एन क्या है नॉर्मल। तो बउआ ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg cos थीटा, तो यहाँ पे नॉर्मल का जो मान होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। तो नॉर्मल की जगह लिखेंगे mg cos थीटा। अब इसको सॉल्व करो ना, सब चीज़ दे ले, क्या दे ले हम बताते हैं, एक मिनट को, क्या दे ले देखो। फ्रिक्शन बराबर 0.7, m मास दिया है 2, जी कितना दिया 10, जी 9.8 दिया है, और cos थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 0.7, 9.8 √3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर। देखिए मैंने सोचा था कि वन शॉट जल्दी बन जाएगा, बाकी से ज़्यादा ही समय खा गया, बट मैंने सच बताता हूँ दिल से पूरा एफर्ट झोंक दिया। तो आप लोग प्यार जरूर दिखाना लाइक करके, उसमें आप पीछे मत हटना। सभी लोग का धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।